डिजिटल लेन देन में कई गुना बढ़ोतरी दिखी है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के आंकड़े बताते हैं कि 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में 33% ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं और एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई के इस्तेमाल में ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि इसमें साल दर साल 111% की बढ़त दर्ज हुई है। अप्रैल 2021 में जहां 264 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए थे, तो वहीं अप्रैल 2022 में यह आंकड़ा 558 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और आज शायद ही कोई ऐसा स्मार्टफोन यूजर होगा जो अपने फोन के जरिए डिजिटल पेमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन डिजिटल पेमेंट करना जितना आसान है, इसके साथ उतने ही खतरे भी जुड़े हुए हैं। आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बात आपके पैसों से जुड़ी हुई है। अपने डिजिटल ट्रांजैक्शन को कैसे बनाएं ज्यादा सेफ, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल के एसोसिएट डायरेक्टर नितिन भटनागर। थैंक यू सो मच नितिन, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। नितिन, अब डिजिटल पेमेंट इतने तरीके से और इतने आसानी से हो जाते हैं। हमारे पास एक सीक्रेट पिन आता है, हम यूपीआई पिन के जरिए पेमेंट कर देते हैं। वॉलेट में कैश है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। क्यूआर कार्ड स्कैन करके पेमेंट हो जाता है, कार्डलेस पेमेंट हो रहे हैं, ढेर सारे वॉलेट है। कम से कम 20 तरह के डिजिटल पेमेंट है जो नितिन ने मुझे बताया। तो इनका इस्तेमाल करते वक्त आप कौन सी वो सावधानी है, किन गलतियों से बचने के लिए कहते हैं, क्या नहीं करना चाहिए जब हम डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं? देखिए प्रियंका, यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके कंज्यूमर्स के लिए और यूजर्स के लिए कि ये फ्रॉड्स होते कैसे हैं। हर फ्रॉड का एक सिंगल पॉइंट होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक हम काफ़ी बात भी कर चुके हैं इसके बारे में पहले, और मैं दोबारा से आपके यूजर्स को बताना चाहता हूँ। फिशिंग अटैक एक तरीके का अटैक होता है जहां आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील किया जाता है, जैसे आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड के नंबर, आपकी इंफॉर्मेशन, और किस तरीके से आपसे ली जाती है। अटैकर आपको एक ट्रस्टेड एंटिटी बन के आता है आपके सामने, आपको ऐसा फील कराता है कि वो ही उस कंपनी से बात कर रहा है, और आपको इतना कन्विंस कर लेते हैं वो आपको कि आप उनके द्वारा सेंड किए गए ईमेल्स या कोई मैसेजेस या कोई इंस्टेंट मैसेजेस आपके सोशल मीडिया पे या कोई टेक्स्ट मैसेज, आप उनको क्लिक करते हैं, और उनको क्लिक करने के बाद जो आपके साथ होता है, आप सारी की सारी अपनी पर्सनल आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन वो आप सब रिवील करना शुरू कर देते हैं। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, चाहे कोई सा भी फ्रॉड हो, किसी भी पेमेंट फॉर्म को लेके हो या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील करना हो, तो ये एक प्राइमरी मोडस ऑफ ऑपरेंडी होता है किसी भी साइबर क्रिमिनल के लिए। राइट। अब इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इनसे बचने के लिए मैं आज आपके शो में जितनी बातें करूंगा, हर चीज के आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे कि आपके यूजर्स को ये पता रहेगी क्या वो पहली 3 चीजें हैं जिनका उनको ध्यान रखना है। सो पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए कोविड के बाद ऐसा हुआ है कि हम सब घर से काम करना शुरू किए, हमारे पर्सनल डिवाइसेस और हमारी प्रोफेशनल डिवाइसेस एक हो गई। हमने कभी ये नोटिस नहीं किया कि हम जब अपने पर्सनल काम को और अपने प्रोफेशनल काम को मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे अटैकर्स आपको टारगेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब आपको आज अगर आप ये देख रहे हैं, शो सुन रहे हैं मेरे को, तो आप ये ध्यान रखिए, आपको अपनी पर्सनल डिवाइसेस और अपनी प्रोफेशनल डिवाइसेस को सेपरेट करना है। कभी भी अपने प्रोफेशनल और पर्सनल डिवाइसेस को एटलीस्ट नॉट द प्रोफेशनल डिवाइसेस, पर्सनल डिवाइसेस, बट द प्रोफेशनल डिवाइसेस को कभी भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज ना करें, क्योंकि लार्जली जो हैकर्स होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को और बिजनेस को ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करते हैं, और उसके वजह से आपका पर्सनल डेटा भी कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, पासवर्ड हाइजीन। आपके जो पासवर्ड हाइजीन होने चाहिए बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। आपको अपने कंप्यूटर के पासवर्ड्स को चेंज करते रहना चाहिए, चाहे वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हो, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, कोई आप पेमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, सर्वर है, मॉडेम्स हैं आपके घर में, राउटर्स हैं, उन सबके पासवर्ड्स को आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए। उनको स्ट्रांग पासवर्ड बनाइए जिससे कि कोई गैस ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब आप घर के अंदर कोई मॉडेम लगाते हैं तो आप उसके डिफॉल्ट पासवर्ड आते हैं। कोई भी टेलीकॉम प्रोवाइडर जब आपको कोई डिवाइस देता है, मॉडेम देता है आपके घर में इंस्टॉल करने के लिए, राउटर देता है आपको इंस्टॉल करने के लिए, उनका एक डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, उसको इमीडिएटली चेंज करिए। कभी भी उसको वही पासवर्ड मतलब बहुत आसान बातें आप बता रहे हैं नितिन, जो हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए, तो दो बातें हो गई कि आप अपने प्रोफेशनल जो भी इक्विपमेंट है उसमें पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं कीजिए, पासवर्ड स्ट्रांग रखिए, और तीसरा
तीसरा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा अपने पासवर्ड्स के साथ रिलाई करें। सो पासवर्ड्स एक एस्पेक्ट है, पासवर्ड के ऊपर का एक लेयर होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं तो हैकर्स के पास अगर आपके क्रेडेंशियल्स चले भी जाते हैं, जब तक आप उनको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू ऑथराइज नहीं करेंगे कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके का, या आपके ईमेल को लॉगिन करने का हो, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, किसी वॉलेट को एक्सेस करने का एक्सेस करने की कोशिश की जा रही हो, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको हैकर से बचाएगा, जिससे कि आपकी कोई भी और इंफॉर्मेशन हैकर्स तक ना जा सके। राइट। इनफैक्ट नितिन ने जो भी बातें बताई है, मैं एडमिट करना चाहूँगी कि मैं खुद ही अभी कुछ दिन पहले एक हैकिंग का शिकार हुई थी। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और नितिन ने जो जो बताई गलतियां वो मैं कर रही थी। तो आई एम श्योर अगर मैं ये एडमिट कर रही हूँ तो आप लोग भी शायद स्क्रीन के उधर सर हिला रहे होंगे कि हमसे ये गलती हुई है। नितिन, अब बात उठती है आधार की। हमने इस वीकेंड में देखा आधार को लेकर के जो है, कभी हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने कई सारे प्रेस नोट लाए, बदलाव किए। अब आधार को लेकर के किस तरह की सावधानी बरतने के लिए आप कहते हैं? कई जगह पर आधार की डिमांड की जाती है और लोग तुरंत आधार कार्ड दिखा रहे हैं, उसकी फोटोकॉपी दे रहे हैं। देखिए, आई थिंक वर्चुअल आईडी इसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है जो हम सबको पता है, और अब आपको ये समझना पड़ेगा वो भी 16 एक वो जो डिजिट आपकी वर्चुअल आईडी आती है वो आपके आधार से ही मैप होती है। तो अगर कोई भी अगर हमसे आधार मांग रहा है तो हम उसको वर्चुअल आईडी के साथ मास्क आधार नंबर विद द लास्ट 4 डिजिट अगर हम दे रहे हैं तो आई थिंक वो सेफ है। ऐसा नहीं है कि, बट अगर आप फुल आधार डिटेल्स विद ऑल योर एड्रेस, आपके पूरे केवाईसी इंफॉर्मेशन के साथ अगर आप दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस पर है, आपका फोन नंबर से लेके आपका एड्रेस से लेके आपका आधार नंबर। सो इवन इट हैज उसके ऊपर क्यूआर कोड भी होता है जो स्कैन किया जा सकता है। तो वर्चुअल आईडी एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसको कंज्यूमर्स को यूज करना शुरू कर देना चाहिए, और वो उतना ही एक्टिव है, उतना ही ऑथेंटिक है कि जितना आपका एक्चुअल 16 डिजिट का जो आधार नंबर होता है। तो नितिन ने यहाँ पर मास्क आधार आईडी की बात की है और हम शो में आगे मनी ज्ञान में आपको बताने भी वाले हैं कैसे डाउनलोड। हाँ, प्लीज कंप्लीट कीजिए। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि अब आधार नंबर को डिराइव करने के लिए वर्चुअल आईडी से आप आधार को जनरेट नहीं कर सकते हैं। आधार से वीआईडी हो सकता है, वीआईडी से आधार वापस नहीं आ सकता। ओके फाइन। सो एक वर्चुअल आईडी जो है उसके जरिए आप अपनी आइडेंटिटी को पुख्ता कीजिए, पर इसको एज एन आइडेंटिटी कार्ड कहीं भी शेयर मत कीजिए, बहुत सारी डिटेल्स होती है। सो आधार को लेकर सेफ रहने का यही एक तरीका है। मास्क आधार कैसे डाउनलोड करें आपको मनी ज्ञान में हम आगे बताएंगे। अच्छा नितिन, यूपीआई सबसे पॉपुलर ट्रांजैक्शन का तरीका है और जब इतने सारे लोग करोड़ों की संख्या में इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे और करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इसमें, तो इसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन में आप कौन सी सेफ्टी बरतने के लिए कहेंगे? 3 एस्पेक्ट यहाँ पे भी हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किसको पैसा भेज रहे हैं, वेरीफाई करना यूजर को बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपको अपना यूपीआई के जो पिन है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, वो किसी को नहीं बताना है। जिस तरीके से हम क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की पिन की बात करते हैं कि आप किसी को ना बताएं, आपको कोई फोन करके आपसे आपके डेबिट कार्ड की डिटेल्स या फिर आपकी पिन नहीं मांगेगा। इसी तरीके से इसको भी आपको एक कॉन्फिडेंशियल, इसको आपको अपने लॉकर में कहीं छुपा के रखना है जिसकी चाबी सिर्फ आप ही को बताओ। तीसरी चीज, आप जब आपका पैसा डिडक्ट हो जाए तो आपको एक एसएमएस आता है हर ट्रांजैक्शन के बाद, उसको वैलिडेट करिए कि क्या उतना ही पैसा डिडक्ट हुआ है जितना आपने किसी को भेजा था। सो ये 3 चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आई थिंक आप इसको अपने लिए सेफ बना सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर अवेयरनेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग है, बट कंज्यूमर का अवेयरनेस, किस तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज करना है, इस सर्विस को यूज करना है, वो हमें यूजर्स को समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी सी भूल चूक जो है वो आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। सिस्टम्स जो हैं वो टाइट हैं, लेकिन आप भूल करेंगे और फंसेंगे। और यूपीआई में तो खास तौर पर मैं एक और चीज़ के लिए अलर्ट करना चाहूँगी, जब आपको किसी से पेमेंट रिसीव करनी हो ना, तो आपको अपना पिन नहीं फीड करना होता। ये चौथी बात मैं ऐड करना चाहूँगी नितिन के आंसर के साथ। एग्जैक्टली। नितिन, बहुत सारे पेमेंट वॉलेट हैं, फोन उठाया पेमेंट कर दिया। इन पेमेंट वॉलेट के इस्तेमाल में क्या ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि बहुत आसान लगता है, कहीं कैश की जरूरत नहीं, कार्ड की जरूरत नहीं है। इन पेमेंट वॉलेट की सेफ्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ध्यान रखें? 3 पॉइंट्स इस पे भी बता दीजिए।
हाँ, तो पेमेंट वॉलेट्स में देखिए बहुत ही सिंपल, पहला यूनिक पासकोड होना चाहिए आपके वॉलेट का। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी पासकोड या पासवर्ड आपने बना के अपने वॉलेट को सिक्योर कर लिया है। ये एक पर्स की तरह होता है आपकी जेब में, बिकॉज आपकी जेब में, इसलिए आप वो भी सेफ नहीं होता है। अगर किसी जेब कतरे ने काट लिया तो पैसा जा सकता है, बट पॉइंट ये है कि आप कितना सेफली रख सकते हैं उसको डिजिटल वर्ल्ड में, बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उसको पासवर्ड्स और पासकोड से सिक्योर करने के। तो एक यूनिक पासकोड सेट करिए अपने वॉलेट के लिए। हमेशा ध्यान रखिए कि अपडेट्स आते हैं वॉलेट्स के, उन सॉफ्टवेयर अपडेट्स को रेगुलरली अपडेट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आप किसी भी अपडेट्स को छोड़ गए और वो अपडेट इतनी क्रिटिकल थी कि हैकर उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। आज के टाइम पे अगर आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट करिए सॉफ्टवेयर को, और जो वॉलेट होते हैं डिजिटल वॉलेट्स वहीं से डाउनलोड करिए। ऑफिशियल मतलब वहीं से मतलब उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, जिससे कि आप ऑथेंटिक वॉलेट्स को ही अपने मोबाइल फोन में रिजाइड करा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने XYZ वॉलेट किसी भी XYZ प्रोफाइल वेबसाइट से डाउनलोड किया और आपने उसको स्टोर किया और आपने अपनी सारी पर्सनल आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन रिवील करनी शुरू कर दी। राइट अब बात आती है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई, जिस पर आप खास फोकस देते हैं, और इससे भी बहुत ठगी होती है। इनको लेकर के किस तरह की हाइजीन रखनी चाहिए सेफ्टी की जहां तक बात है? देखिए पासवर्ड्स मैंने आपको बताया, पासवर्ड्स पासकोड आई थिंक ये बहुत ही क्रिटिकल होता है किसी भी मतलब अपने ईयर ऑफ बर्थ को आप पासकोड नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ऑब्वियसली आई थिंक इसको पास फ्रेज, आप अभी नया कॉन्सेप्ट है पास फ्रेज का, पास फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं। आप कोई भी आप जो डे टू डे में नहीं, कोई भी पास फ्रेज, कोई फिल्म मूवी का डायलॉग हो, बिना जस्ट टू मेक इट मोर इजी, नॉट इजी फॉर समबडी टू जज कि क्या हो सकता है आपका पासवर्ड। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है ना कि प्रियंका, यहाँ पे स्किमिंग अटैक्स और ज्यादा होते हैं। स्किमिंग अटैक्स जब आप पेट्रोल पंप पे होते हैं या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब आप कार्ड यूज करते हैं, तो आप यूजुअली टेंडेंसी होती है कि कोई आता है, आप उसको मशीन लेते हैं, आप कार्ड स्वाइप करते हैं या करवाते हैं। बट आप जब कार्ड दे देते हैं कि वेटर को कि आप जाओ मेरा कार्ड स्वाइप करके लेके आओ, आप वहां रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो डबल स्वाइप करके आपका कार्ड को स्किप कर ले, सो आपकी डिटेल्स वहां जा सकती है। अब अकाउंट टेक ओवर एक नया अटैक जो कि काफी क्रिटिकल हो गया है इंडस्ट्री में। अकाउंट टेक ओवर, जहां आपके अकाउंट्स को टेक ओवर किया जाता है, आपके पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन को लीक करके, जब आप फिशिंग अटैक के थ्रू अटैकर के टारगेट में आ जाते हैं, तो आपकी पर्सनल आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन यूज करके वो कॉल करते हैं कार्ड ऑर्गेनाइजेशंस को, और वहां से आपके इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती है और आपका अकाउंट को टेक ओवर कर लिया जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। सो ये बहुत क्रिटिकल होता है। राइट। देन आपके स्किमिंग अटैक्स में ही आपका ई कॉमर्स स्किमिंग भी होता है, जो कि बहुत ही क्रूशल होता है। जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे पेमेंट ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, कार्ड स्टोर करके या फिर कार्ड नंबर्स को डाल के, उनके पिन वगैरह को डाल के जब आप एक्सेस करने की या पेमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं मर्चेंट्स वेबसाइट पे, तो भी वहां पे आपके साथ स्किमिंग अटैक, जो कि काफी प्रोमिनेंट था कोविड के टाइम में, जिसको हम मेज कार्ड अटैक भी बोलते हैं। सो मेज कार्ड अटैक वर्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाइड करता है सिस्टम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की, और आपके डिटेल्स उस वर्नरेबिलिटी के वजह से हैकर्स के पास चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल ये हो जाता है, जब आप ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आप ये देखिए कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स क्या मुझे कार्ड सेव नहीं करना चाहिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर? आई एम नॉट सेइंग कि कार्ड स्टोर नहीं करना चाहिए, सेव नहीं करना चाहिए, बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको उन वेबसाइट्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करके ही अपने ट्रांजैक्शंस करने चाहिए। जैसे वो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, डेटा सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, जैसे PCI सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो एडहेयर कर रहे हैं, क्या वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो RBI के पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स के गाइडेंस को अगर आप देखें तो RBI भी रेफरेंस करता है PCI स्टैंडर्ड्स को, जहां पे वो कहता है कि इशूअर्स और एक्वायरर्स को स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। यानी आप जहां पर भी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके जरा क्रेडेंशियल चेक कीजिए। और एक बात जो नितिन ने कही कि हम पेट्रोल पंप में भी कई बार होता है, रेस्टोरेंट में भी, कि कार्ड दे देते हैं तो स्किमिंग का डर होता है, तो उससे आपको सावधान रहना। अकाउंट टेक ओवर से सावधान रहना, जिसमें आपको लिंक्स पर क्लिक करना जो है, ये शुरुआत में भी नितिन ने ये बात कही थी, इसको मैं फिर से हाईलाइट करूंगी। नितिन, एक और बात है, आजकल QR कोड के जरिए हम पेमेंट कर रहे हैं। फल वाला भी जो है वो QR कोड ले लेता है, एक रिक्शा वाला भी ले लेता है, एक पान दुकान वाला भी ले लेता है। ये सुरक्षित है ना? मतलब हम फटाक से स्कैन करते हैं QR कोड और पेमेंट करते हैं, इसमें कोई सावधानी? देखिए
आई थिंक सावधानी यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि आप अपने मर्ज जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हैं आप उसको वैलिडेट कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने क्यूआर कोड स्वैप कर दिया हो, उसके अकाउंट में ना जाने के बजाय किसी और के अकाउंट में चला गया। देखिए अभी आप फल वाले की बात कर रहे हैं या आप रिक्शा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके पास डिवाइसेस तो होती नहीं है कि जहाँ पे आपने पेमेंट किया और एकदम से उन्होंने बोला कि आपके पास से मुझे इतना पेमेंट रिसीव हो गया है। सो आप वैलिडेट करिए, उस मर्चेंट से चेक करने के लिए बोलिए कि उसके पास पैसा आया है नहीं आया है, जो क्यूआर कोड वो दे रहा है क्या वो सही है। सो ये बेसिक हाइजीन है। हमें ही एज ए कंज्यूमर अवेयर होना पड़ेगा कि हम कहाँ पे क्यूआर स्कैन कर रहे हैं, क्या वो सही क्यूआर स्कैन कर रहे हैं। समझदारी से सामने वाले से पूछ के मर्चेंट से कि हाँ यही मेरा क्यूआर स्कैन है क्या। अगर मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर से वैलिडेट कर लीजिए अपने मोबाइल में कि हाँ यही मर्चेंट है, इसी को मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ये बेसिक हाइजीन है। इसके लिए कुछ और टिप्स नहीं होंगे, बट हाँ अपना आप ही आपको वैलिडेट करना है आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। करने के बाद एक बार वैलिडेट कर लीजिए। राइट तो जागते रहिए, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट का, उसको लेकर के जागते रहिए, सतर्क रहिए, तभी आप बड़े फ्रॉड से बचेंगे।